बीए प्रथम वर्ष के इस पाठ्यक्रम में प्रथम जो यूनिट है उसमें संप्रभुता की जो अवधारणा का विषय दिया गया है उसके साथ उपविषय है जो है वो है बहुलवाद। प्रश्न ये है कि बहुलवाद क्या है। तो जैसा कि यहाँ दो शब्द हैं, बहुल और वाद। बहुल यानी अधिक, वाद यानी विचारधारा। यानी एक विचारधारा के विरुद्ध बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उसको अपन बहुल कहते हैं। तो बहुलवाद का तात्पर्य हुआ कि एक अवधारणा के विरुद्ध दूसरी अवधारणा, दूसरी, तीसरी, चौथी अवधारणा है, उसको अपन बहुलवाद के नाम से शाब्दिक रूप से जानते हैं। बहुलवाद क्या है, इसको समझने से पहले अपने को यह देखना होगा कि इस अवधारणा की उत्पत्ति या इस शब्द की उत्पत्ति क्यों होती है। तो जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसमें संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है, जो मानता है कि राज्य में संप्रभुता एकल होती है और उसके समान कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। वह सर्वोच्च और निरंकुश होती है, असीमित होती है, अमर्यादित होती है, अविभाजित होती है। ठीक इसके विरुद्ध जो दूसरी विचारधारा अस्तित्व में आई वो मानते हैं कि संप्रभुता निरंकुश, असीमित, अमर्यादित, अविभाजित नहीं होती, बल्कि संप्रभुता विभाजित होती है। तो जो संप्रभुता का एक तत्ववादी, जिसको मोनिजियंस कहा जाता है, तथा हिगल के आदर्शवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई, उसी का नाम बहुलवाद था, जिसने संप्रभुता के परंपरागत जो सिद्धांत था उसके विरुद्ध इस प्रकार का विरोध उत्पन्न हुआ और ये माना गया कि संप्रभुता अद्वैतवादी सिद्धांत है, यानी मोनेस्टिक संप्रभु के स्थान पर बहुल संप्रभु होना आवश्यक है। 19वीं शताब्दी में इस विचारधारा के विरुद्ध एक दूसरी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने संप्रभुता के एक तत्ववादी अद्वैतवादी सिद्धांत पर प्रहार किया और इस विचारधारा के अनुसार संप्रभुता का अधिवास या जो निवास है वो समाज के विभिन्न वर्गों और समूह में होता है। इसी विचारधारा का नाम बहुलवाद है। 20वीं शताब्दी में राज्य की सार्वभौमिकता पर यह एक कठोर प्रहार था। ये प्रहार किन के द्वारा किया गया? बहुलवादियों के द्वारा किया गया। जैसा कि विद्वान लिंडसे लिखते हैं कि यदि हम तथ्यों को देखते हैं तो ये काफ़ी स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत अब भंग हो चुका है। प्रोफेसर बार्कर कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक धारणा इतनी बेकार नहीं हुई है जितनी कि संप्रभुता संपन्न राज्य के सिद्धांत की अवधारणा हुई है। बहुलवादियों के प्रमुख प्रवक्ता प्रोफेसर लास्की है, वो जोर देकर कहते हैं कि मुझ पर किसी भी अन्य सत्ता का दावा केवल उस हद तक उचित है जिस हद तक कि वह नैतिक रूप से मान्य है। वहीं संप्रभुता की अवधारणा की आलोचना करते हुए क्रेब नामक विद्वान कहते हैं कि संप्रभुता की अवधारणा को राजनीति शास्त्र से निकाल दिया जाना चाहिए। ये सभी विद्वान संप्रभुता के सिद्धांत पर प्रहार करने के लिए बहुलवाद के दो ध्वज था उसके नीचे एकत्रित होते हैं, जिसमें प्रमुख हैं इंग्लैंड के डॉक्टर J.N. फिंगिस, हेराल्ड लास्की, A.D. लिंडसे, D.H. कॉल, फ्रांस के लियोन डुग्बी, हॉलैंड के क्रेब और संयुक्त राज्य अमेरिका की मिस M.P. फॉलेट इत्यादि इत्यादि। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन विद्वानों ने 15वीं शताब्दी से चला आ रहा सार्वभौमिक सिद्धांत के परंपरागत सिद्धांत की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि राज्य स्वभाव से ही सर्वश्रेष्ठ संप्रभु है तथा कानूनी दृष्टि से उसकी आज्ञा सर्वप्रिय है। राज्य किसी भी दशा में अन्य समुदाय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। राज्य की संप्रभुता या राज्य को संप्रभु कहना तथ्यों की अवहेलना करना है, व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाना है, मनुष्य की आत्मा का हनन करना है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में राजनीति विज्ञान के लिए यह लाभकारी होगा कि हम संप्रभुता के संपूर्ण विचार को त्याग दिया जाए।
वस्तुतः बहुलवाद 20वीं सदी का नवीन व्यक्तिवाद है। राज्य की एकलवादी धारणा ही बहुलवादियों की आलोचना का विषय है। लास्की कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति का स्वतः ही अधिकारी नहीं है, उसके लिए उसे अन्य समुदायों के साथ खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होती है। प्रोफेसर मैक्सी के शब्दों में बहुलवादी ये मानते हैं कि संप्रभुता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए और राज्य के अन्य संस्थाओं के समतुल्य एक व्यावसायिक संगठन बना दिया जाए जो केवल सामाजिक कार्य करें। बहुलवादी राज्य की संप्रभुता का विरोध अवश्य करते हैं, परंतु वे अराजकतावादियों की भांति राज्य संस्था की समाप्ति नहीं चाहते हैं। बहुलवाद तो एकलवाद और अराजकतावाद के बीच का मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुलवाद जो है वो एकलवाद, संप्रभुता के एकलवाद या संप्रभुता के अद्वैतवाद और अराजकतावाद के बीच का मार्ग है। इसे अराजकतावाद पसंद नहीं है, परंतु कुछ प्रबल तर्क है जिसके आधार पर एकलवाद का वह विरोध करते हैं। यानी बहुलवादियों ने जो है वो संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा जो थी उसका विरोध किया है, जिसमें पहली बात यह है कि यह तथ्यों के विरुद्ध है। बहुलवादियों का मत है कि संप्रभुता का सिद्धांत तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। वर्तमान युग में प्रजातांत्रिक राज्यों का तो कहना ही क्या, किसी भी काल में निरंकुश से निरंकुश जो शासक थे उनकी भी सत्ता सीमित थी। रोम का चाहे सीजर हो, ग्रीस के सुल्तान हो, फ्रांस के लुई हो, रूस के जार हो, वे कभी भी पूर्णतः अनउत्तरदायी नहीं थे। उनकी शक्तियाँ सीमित थी, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंध अवश्य लगे थे, जबकि संप्रभुता किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों अथवा सीमाओं को बर्दाश्त नहीं करती। परंतु एकलवादियों द्वारा उपयुक्त तर्क का उत्तर देते हुए कहा गया कि बहुलवादी राज्य और शासन में भेद नहीं समझते। संप्रभुता का वास उपयुक्त शासकों में नहीं अपितु राज्य में होता है। शासक और राज्य में अंतर है। संप्रभुता शासन का नहीं, राज्य का आवश्यक लक्षण है। बहुलवादी इससे पराजय स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि राज्य स्वयं में कुछ काम नहीं करता, न ही वह स्वयं में सार्वभौमिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्य व्यक्तियों के माध्यम से ही कामकाज चलाता है। उसके प्रभुता संपन्न अधिकरण के रूप में कार्य करने वाली सरकार अगर निरंतर निरपेक्षता के लिए प्रयत्नशील रहती है तो ऐतिहासिक दृष्टि से उसके स्थायित्व की भी कोई आशा नहीं हो सकती। ऐतिहासिक दृष्टि से संप्रभुता सदा ही अपने परिवेश के अनुसार सीमित होती है, परंतु संप्रभुता की परिभाषा यह है कि वह असीम होती है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इस तरह की परिकल्पना का तर्क उसके अनुभव के बिल्कुल प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त संप्रभुता के विषय में आधुनिक मत यह है कि उनका वास संसद में है। उदाहरणतः ग्रेट ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में किंग इन पार्लियामेंट को ही संप्रभु कहा जाता है। प्रोफेसर लास्की इस संबंध में कहते हैं कि सभी जानते हैं कि यदि संसद के राजा को ऑस्टिन द्वारा भावित अर्थ में संप्रभुता संपन्न सत्ता बनाना बेतुक की बात है। कोई भी संसद रोमन कैथोलिक को मताधिकार से वंचित करने अतः श्रमिक संघों के अस्तित्व का निषेध करने का साहस नहीं कर सकती। अगर वह ऐसा करे तो वह संसद नहीं रह जाएगी। कहने का मतलब यह है कि संसद की शक्तियों को सीमित नहीं, फिर भला संप्रभुता का अस्तित्व ही क्या है, क्योंकि संप्रभुता तो असीमित शक्तियों का नाम है। उपयुक्त तर्कों के आधार पर अगर बात की जाए तो संप्रभुता की रक्षा करने के लिए एकलवादियों ने, मुख्य रूप से प्रोफेसर डायशी ने कहा कि संसद में राजा तो कानून और जनता राजनीतिक संप्रभु है। प्रोफेसर लास्की ने उत्तर दिया, इसका छूटते ही निष्कर्ष निकलता है कि संप्रभुता की धारणा विभाज्य है, जो मूल परिभाषा के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस प्रकार प्रोफेसर लिंडसे ने भी संप्रभुता को कानूनी और राजनीतिक दो धाराओं को बांटने का विरोध करते हुए अपनी पुस्तक द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स में लिखा कि इसका परिणाम यह है कि आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में संप्रभुता महत्वपूर्ण अवश्य है, परंतु भ्रामक भी है। उनका मत है कि इस प्रकार की दो धाराएं संप्रभुता के विभाजन करने में संप्रभुता को अस्पष्ट तथा
उपजाऊ मूर्खता बनाकर रख देती है। दूसरी बात, समुदायों की उपयोगिता के आधार पर संप्रभुता का खंडन किया जाता है। समाज में राज्य के अतिरिक्त भी अनेक समुदाय हैं। इन समुदायों का अस्तित्व, उनके कार्य, उनकी उपयोगिता इस बात की मांग करती है कि राज्य संप्रभु शक्तियों का प्रयोग उनके साथ बंटकर करें। इस प्रकार इस आधार पर प्रोफेसर कोल, प्रोफेसर लिंडसे और लास्की एकलवाद का विरोध करते हैं। बहुलवादियों का तर्क है कि राज्य भी समाज के अनेक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक समुदायों में से एक हैं। ये सभी यथाशक्ति मनुष्य के हितों का संपादन करते हैं और उनके कल्याण में सहायक है। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य भी तो उन्हीं समुदायों की ही भांति व्यक्ति के हितों को संपादन करने वाला एक समुदाय मात्र ही है। फिर भला ये अन्य समुदायों से श्रेष्ठ क्यों समझा जाए? प्रोफेसर बार्कर और कोल का मत है कि सभी समुदाय स्वतंत्र रूप से जन्म लेते एवं विकास और वृद्धि करते हैं। ये कहना गलत है कि राज्य में ही उनका जन्म होता है, राज्य ही उसके संरक्षण में यह शक्ति संचय करते हैं। कितने ही समुदाय का जन्म तो राज्य से पहले हुआ है, राज्य की अधीनता वो स्वीकार क्यों करें? उपयोगितावाद की दृष्टि से विभिन्न समुदाय जैसे चर्च, श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, व्यावसायिक मंडल इत्यादि की सदस्यता भी मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन्हीं समुदायों के बिना तो व्यक्ति का कल्याण क्या होगा, उसका अस्तित्व भी असंभव हो जाएगा। उनकी रचना सोशल थ्योरी में कोल कहते हैं कि व्यक्ति जिस सामाजिक वातावरण में जन्म लेता है वह राज्य में कहीं अधिक है। बालक सबसे पहले जिस समुदाय से परिचित होता है वह है परिवार। जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है वह अन्य समुदायों से भी परिचित होता जाता है, जैसे पड़ोस से, विद्यालय से, धर्म से, संस्था से आदि से। और वह धीरे धीरे तरुणावस्था को प्राप्त होता है और उस समय उसके सामाजिक वातावरण में बहुत से व्यक्तियों, समुदायों, परंपराओं, संस्थाओं, अधिकारों और कर्तव्यों, सुखों और दुखों, इच्छाओं, आशाओं, शंकाओं आदि का सम्मिश्रण हो जाता है। उनकी अनुभूति कदाचित राज्य का प्रवेश सबसे बाद में होता है। ऐसी स्थिति में राज्य को सर्वश्रेष्ठ कैसे समझा जा सकता है? राज्य की अपेक्षा एक व्यक्ति अन्य समुदायों को अधिक महत्व दे सकता है। प्रोफेसर लास्की का मत है कि मैं अपने चर्च के साथ तथा राज्य के विरुद्ध रहूँगा, अपनी ट्रेड यूनियन के साथ और राज्य के विरुद्ध रहूँगा, लेकिन मेरी अनुभव पर राज्य का प्रभाव चर्च और ट्रेड यूनियन के प्रभाव की अपेक्षा कम पड़ा है। कोल का मत है कि समस्त समुदायों के मूल में एक ही सिद्धांत विद्यमान है, वह है कार्य का सिद्धांत। सभी समुदायों का अस्तित्व में आना उसके उद्देश्यों अथवा कार्यों पर निर्भर करता है। ये बात एक मनोरंजक कल्प एक राजनीतिक दल के संबंध में भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि एक राज्य के संबंध में। कार्यों के इस सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राज्य भी समाज के अन्य समुदायों के तुल्य है, उसे श्रेष्ठ नहीं है। इस दृष्टि से मात्र राज्य को निरंकुश शक्ति प्रदान करना कभी उचित नहीं है। एकलवादियों के विपरीत बहुलवादियों का न केवल ये आरोप है कि राज्य अन्य समुदायों से श्रेष्ठ न होने के कारण उसके ऊपर निरंकुश शक्ति के प्रयोग करने के अधिकारी नहीं है, बल्कि उनका तो यह भी आरोप है कि राज्य समस्त समुदायों के कार्यों का संचालन कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। इसी तरह के आधार पर प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्किम का कहना है कि राज्य के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व व्यावसायिक आधार पर होना चाहिए। वर्तमान राज्य अकुशल होने के कारण सभी समुदायों का संचालन और नियंत्रण दक्षता से नहीं हो सकता। शेष जो बहुलवाद के भाग हैं, जिसकी आलोचना, उसका महत्व, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।